आज़ादी का जो आंदोलन हुआ उसका केंद्र बिंदु प्रयागराज रहा था। हम तो एक प्रतीक हैं, हम एक सिंबल हैं। 20 लाख लोगों ने हमें चुनकर भेजा हुआ है। इस बात को कहा था कि सबसे पहला काम हमारा जनता के विश्वास को बढ़ाना हो कि उन जिम्मेदारियों का मैं बखूबी निर्वहन करूं का असर रहा हो, तो स्वाभाविक है कि लोग एक उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग देखते हैं तो अपने आप काम करने की इच्छा जो है कि प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान लगभग 67 करोड़ लोग वहाँ पर आए और प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले इसी बात को कहा कि सबका साथ सबका विकास। पूरे केंद्र और प्रदेश की सरकार का खजाना जो है प्रयागराज के लिए खोल दिया था। गांव में भी 18 घंटे बिजली मिल रही है, कस्बों में 22 घंटे बिजली मिल रही है, शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। नमस्कार, मैं विजय। कहते हैं कि भारत की पहली संसदीय प्रयोगशाला के रूप में अगर किसी लोकसभा का नाम आता है तो फूलपुर लोकसभा का नाम आता है। पंडित नेहरू से शुरू हुई यह कवायद 1977 के बाद 12 में से 11 ओबीसी चेहरों के नेतृत्व में रखी गई, या यूँ कहें कि यहाँ का प्रतिनिधित्व ही ओबीसी के साथ रहा। लेकिन इन सब से इतर हट करके आज एक शख्स जो बैठा है हमारे बीच में, नाम है प्रवीण पटेल। विधायक से लेकर के सांसद तक का सफ़र और अब सांसद रत्न। तो कैसा लग रहा है सबसे पहले संसद रत्न के रूप में आपको जब नवाजा गया था? देखिए, इसका श्रेय हमारे क्षेत्र की जनता को जाता है। जैसा कि अभी आपने चर्चा ही की, आज़ादी के आंदोलन के बाद चूँकि आज़ादी का जो आंदोलन हुआ उसका केंद्र बिंदु प्रयागराज रहा था और आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ से क्षेत्र से तो कमला राम जी है, लोगों ने राजनीति में अमिट छाप छोड़ी। चाहे हम कर जाता है और एक जिम्मेदारी का हम लोग के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, तो है कि हम ऐसा कोशिश करें जिससे इस चीज़ की जो गरिमा है वह बरकरार रहे। दबाव, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसलिए कि जब इतने बड़े बड़े नेता किसी सीट से रहे हों जिनका पूरे समाज, पूरे देश और पूरे दुनिया में जिनका असर रहा हो, तो स्वाभाविक है कि लोग एक उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं और हमारी भी जिम्मेदारी होती है लोकसभा के प्रतिनिधित्व करने के नाते कि उन जिम्मेदारियों का मैं बखूबी निर्वहन करूं। निश्चित रूप से जनता ने हमें मौका दिया, आशीर्वाद दिया और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हमको इस बात की खुशी होती है कि पार्लियामेंट में संसद रत्न के रूप में फूलपुर क्षेत्र को भी चुना गया और निश्चित रूप से जिम्मेदारी देने वाले जो लोग हैं वही श्रेय के पात्र हैं और निश्चित रूप से हम संसद रत्न अवार्ड अपने क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा है और उन्होंने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में बहुत कार्य किए हैं, तो हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं। और निश्चित रूप से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग देखते हैं तो अपने आप काम करने की इच्छा जो है, इसलिए कि जब हम लोग देखते हैं कि सवेरे से लेकर रात तक लगातार बिना
कि लगातार वो जिस तरीके से काम करते हैं, और जब हम लोग चुनकर आए तो उन्होंने जब पहली बैठक हमारे सांसदों की ली तो उन्होंने बहुत ऐसी बातों को हम लोगों के सामने रखा कि किस तरीके से हम लोग को काम करना चाहिए, इसलिए कि जो जनता है वो उम्मीद भरी निगाहों से देखती है और लगातार उनकी निगाह आप पर बनी रहती है। उस पर खरा उतरना, उन जिम्मेदारियों के एहसास के साथ आगे बढ़ना निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, लेकिन मेरा प्रयास है कि हम अपने क्षेत्र की जनता को संतुष्ट कर सकें और इस क्षेत्र की गरिमा को बढ़ा सकें। एक सवाल है कि लगभग 95% हाजिरी आपकी रही और 17 बार आप बहस में शामिल हुए। ढेर सारे सवाल और मुद्दों के साथ आप हमेशा मौजूद रहे। जो फूलपुर की पूरी आबो हवा है वो ऐसा नहीं लगता और ये सब गायब हो गए, तो क्या इन सब के पीछे ही आपका कारण था कि आजमाइश करना वादा भी था आपका, तो जमीन पर कितना उतार पाए अब तक? हम लोग सौभाग्यशाली मानते हैं कि प्रयागराज में हम लोगों का जन्म हुआ। धर्म की नगरी है, तीर्थों का राजा है, और अभी आपने कुंभ में देखा होगा दुनिया से करोड़ों की संख्या में लोग आए, और ये दुनिया के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है कि प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान लगभग 67 करोड़ लोग वहाँ पर आए, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से करोड़ों लोगों का स्वागत किया, वहाँ की साफ़ सफाई, और इस बात को अगर कहा जाए कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने पूरे केंद्र और प्रदेश की सरकार का खजाना जो है प्रयागराज के लिए खोल दिया था। हम लोगों के लिए एक अच्छा अवसर भी था। कुंभ के दौरान लोगों को स्वागत करने का हम लोग को मौका मिल रहा था, और देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के जौना धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने जितने भी प्रोजेक्ट दिए वह लगभग सभी प्रोजेक्ट पास हुए। और आज अगर देखा जाए तो प्रयागराज एक नया प्रयागराज का आकार ले रहा है। जहाँ तक कि विकास की परियोजना है और गरीबों के चेहरे पर स्थान कैसे आए, हर व्यक्ति अपने को समझे, सबको समान अवसर मिले, समान रूप से सब लोग आगे बढ़े और हमारे क्षेत्र की प्रगति हो, इस बात की जिम्मेदारी भी हम लोगों को। लोकसभा में पाने का अवसर मिला तो पहले दिन से ही हम लोगों ने तैयारी की थी कि कुंभ के तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है। उसके साथ साथ मूलभूत जो चीज़ें हैं, नौजवानों को रोज़गार को लेके, हमारे किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने को लेके, स्वास्थ्य को और भी कैसे हम अच्छा अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, स्वास्थ्य की तमाम परियोजनाओं को लेके, यह कहा जाए तो महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने एक तरीके से कहा जाए तो हम लोगों ने एक ढांचा बनाया है और उस पर काफ़ी कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हम लोग को सफलता मिली है। नौलाइमा कटाई मिल का मुद्दा जब हम लोगों ने उठाया तो निश्चित रूप से उसका सकारात्मक परिणाम हुआ और आज उसको एक उद्योग के रूप में धीरे धीरे वह आगे बढ़ने वाला है। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट वहाँ पर आएंगे। उसके साथ साथ कई बड़ी सड़कों का विस्तार हुआ। हमारा अगर कहा जाए तो इस समय प्रयागराज एक्सप्रेसवे से, सारे एक्सप्रेसवे से लगभग जुड़ गया है। अभी भी सबसे आधुनिक पुल भी हमारे ही क्षेत्र में बन रहा है। हमारे ही क्षेत्र में
इनर रिंग रोड का भी निर्माण लगभग पूरा हो गया है। हमारे क्षेत्र में ही तमाम ऐसी बड़ी परियोजनाएं जो जनहित के लिए आवश्यक थी वह आज आकार ले रही हैं। तो हम इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि इस क्षेत्र को हम लोग एक आदर्श क्षेत्र के रूप में चुनेंगे और बनाएंगे। हम लोग का यही प्रयास है। चूँकि आपकी जो कहें कि आपके नाम के साथ साथ खुद आप प्रवीण हैं खेती किसानी और इन सब में, जब रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई और प्रयागराज तो वैसे भी तीर्थराज प्रयागराज है और फूलपुर ऊपर से एक अलग तरीके की ऐतिहासिक गरिमा का हो, तो क्या आपको लगता है कि जैसे पहले गांव देहात में छोटे छोटे पशु चिकित्सालय होते थे, जो बेल होती थी जो पड़ी हैं अलग अलग जगह, पानी की जो व्यवस्था है अपनी, इन सब को लेकर, और जो पुराना हमारा कालीन उद्योग था जो कि फूलपुर के इलाके में हर घर में लगभग पसरा हुआ था, क्या उनको जिंदा करने की प्रवीण पटेल जी की कोई योजना है? देखिए, ऐसा है कि सबसे ज़रूरी होता है कि जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वह लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सरकार की नीति शुरू से ही रही है कि हम सर्वांगीण विकास करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले इसी बात को कहा कि सबका साथ सबका विकास। सबसे ज़रूरी होता है कि कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए जिससे विकास की रफ्तार आगे बढ़े। ज़रूरी होता है कि लोगों को साफ़ और शुद्ध पानी मिले, उसके लिए गांव-गांव में पानी की टंकियों का निर्माण हो रहा है जिससे हमारे क्षेत्र में लगभग 99% गांव ऐसे हैं जो संतृप्त हो जाएंगे। हर गांव में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई जिससे आज शिक्षा की गुणवत्ता में भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। उसके साथ साथ बिजली के क्षेत्र में भी बहुत बड़े काम हुए हैं और इस बात को भी हम कहना चाहते हैं कि यही 2017 से पहले हम लोग देखा करते थे कि एक हफ्ते दिन को बिजली आती थी, एक हफ्ते रात को बिजली आती थी, लेकिन केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई कि आज गांव में भी 18 घंटे बिजली मिल रही है, कस्बों में 22 घंटे बिजली मिल रही है, शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। विद्युतीकरण किया जा रहा है, जो मजरे छूट गए थे, जो गांव छूट गए थे, जो जर्जर तार थे उसको बदलने का काम किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर को क्षमता वृद्धि की जा रही है। जो हमारे ट्यूबवेल और तमाम चीज़ें हैं उनके लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की जा रही है। तो कहा जाए तो बिजली, पानी, सड़क और बाकी और तो आप जान ही रहे हैं कि भाई लगभग 80% लोगों का गांव में राशन मिल रहा है। नरेगा के द्वारा उनको वहीं गांव में ही रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहुत सारी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं जिन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने जीवन यापन में गुणात्मक परिवर्तन किया, आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्धि हुए। तो निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो इधर पिछले कुछ सालों में बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है लोगों के सोच में, लोगों के विचार में, लोगों की जीवन शैली में। तो अगर कहा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये 11 साल का कार्यकाल रहा है वो एक स्वर्णिम काल रहा है अपने देश के लिए। और आप भी जानते हैं कि एक समय उत्तर प्रदेश और बिहार को बीमारू राज्य के रूप में कहा जाता था और लोग इस बात को कहते थे कि भाई उत्तर प्रदेश में तो कुछ है नहीं, न तो उद्योग लग सकता है, न पढ़ाई अच्छी हो सकती है। और एक तरीके से कहा जाए तो जब कांग्रेस की तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जब उनकी सरकारें थी, उन्होंने माफियाओं का प्रदेश बना दिया था। हर ज़िले में माफिया रहा करते थे, गुंडई बदमाशी हुआ करती थी। लेकिन आपने देखा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माफियाओं का सफाया हुआ है, गुंडागर्दी ख़त्म हुई है।
एक विकास का माहौल बना है, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बना है, सबसे ज़्यादा पेयजल की योजनाओं को लागू करने वाला प्रदेश बना है, सबसे ज़्यादा आवास देने वाला प्रदेश बना है। अगर कहा जाए तो आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 की ओर आगे बढ़ रहा है। आर्थिक रूप से भी हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं और उसमें प्रयागराज का कुंभ के दौरान जो आर्थिक प्रगति हुई है, वहाँ के लोकल लोगों को भी आर्थिक लाभ मिला है। निश्चित रूप से ये अच्छा संकेत है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और जो अच्छा काम किया कि हमारे काशी विश्वनाथ, हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, अयोध्या नगरी और प्रयागराज, इसको एक सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, एयर कनेक्टिविटी हो गई, रेलवे कनेक्टिविटी हो गई। तो इस तरीके से ऐसे ही हो रहा है कि कोई भी जब जाता है तो वो प्रयाग आता है, फिर अयोध्या भी जाता है, काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करते हैं। तो इससे पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ा व्यापक फ़र्क पड़ा है और वहाँ इसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसा हम लोग समझते हैं कि हम लोग तमाम योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास तो होगा ही, इसको उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्थान पर हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल उठता है कि जब संसद में आपकी हाजिरी औसत से भी सबसे ऊपर है, मतलब 91% तो कहते हैं कि यूपी वाले सांसद रहते हैं और आप 95% से ऊपर हैं, तो संसदीय क्षेत्र में आपकी हाजिरी का क्या हुआ है? देखिए, संसदीय क्षेत्र में तो हम हमेशा बने रहते हैं और चुनाव के समय भी जब लोग हमसे एक प्रश्न पूछ रहे थे, हमारे पत्रकार साथी भी पूछा करते थे कि भाई सबसे पहला आपका काम क्या होगा, तो हमने इस बात को कहा था कि सबसे पहला काम हमारा जनता के विश्वास को बढ़ाना होगा। इसलिए कि जब जनता का एक विश्वास होता है, जब उनको ये लगता है कि हमारा भाई है, हमारा बेटा है, वो हमारी बातों को आगे रखेगा और एक दूसरे से जब जुड़ाव रहता है, भावनात्मक जुड़ाव रहता है, तो निश्चित रूप से सब लोग मिलकर, इसलिए कि देखिए हम तो एक प्रतीक हैं, हम एक सिंबल हैं। 20 लाख लोगों ने हमें चुनकर भेजा हुआ है, तो निश्चित रूप से 20 लाख मतदाताओं की भावनाएं हैं और जनता की भावनाएं हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी का जो एहसास होता है, तो हम लोगों ने ऐसा वो अपना बनाया हुआ है कि पार्लियामेंट चूँकि देश का लोकतंत्र का सबसे प्रथम और सबसे बड़ा मंच है, जिसके माध्यम से ही हम दुनिया तक, देश तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, तो निश्चित रूप से उस मंच का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके। ऐसे सदन का हम लोग हर पल का, हर क्षण का उपयोग कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि हर पल हर क्षण अपने क्षेत्र के लिए आप जिए और निश्चित रूप से अच्छी नीयत के साथ, अच्छे विजन के साथ और अच्छे टारगेट के साथ आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। तो मेरी भी ये कोशिश रहती है कि मैं 100% पार्लियामेंट में उपस्थित रहूं और जितनी देर तक चलता है पार्लियामेंट, मेरी कोशिश रहती है कि पूरे देर तक मैं उपस्थित रहूं। इसलिए कि जब हम वहाँ पर रहेंगे तभी अपनी बातों को रख पाएंगे, चाहे 0 आवर की बात होगी, चाहे 377 की बात होगी, चाहे क्वेश्चन आवर की बात होगी, चाहे प्राइवेट मेंबरशिप बिल की बात होगी और भी जो विधेयक आते हैं, तभी हम अपने वक्तव्यों को, अपनी विचारों को वहाँ पर रख पाएंगे। तो हमें इस बात का संतोष है कि पिछले वर्ष में पार्लियामेंट जितने भी दिन चली उसमें लगभग 1 दिन 2 दिन का छोड़ दीजिए गए, नहीं तो 100% मेरी उपस्थिति रही और मैंने अपने क्षेत्र के मुद्दों को भरपूर तरीके से सदन में रखने का काम किया। उसका फलस्वरूप क्षेत्र के कई परियोजनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ी हैं और उसके साथ क्षेत्र में भी मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि जितने दिन भी, इसलिए कि ज़्यादा दिन तो हमें क्षेत्र में ही रहना होता है, तो सुबह से लोगों से मिलते जुलते और क्षेत्र में लगातार मेरा दौरा चलता रहता है। और आप इस बात को देख भी सकते हैं सोशल मीडिया पर, तमाम
आपको जानकारी भी हो जाएगी कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन क्षेत्र का भ्रमण हम ना करते हों, जिस दिन क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम न करते हों। अब चूंकि सिलेबस आप पूरा अटेंड करते हैं, जब कहते हैं कि संसद की कक्षा पूरी आपने अटेंड की, तो जाहिर सी बात है सिलेबस पे पूरी पकड़ है। जब हम सिर्फ फूलपुर की बात करें, तीर्थराज प्रयाग का गौरव, कुंभ की अपनी पराभव और फूलपुर की अपनी जो महत्ता है, और आपका एक लंबा अनुभव जिसे हम कहें कि मतलब आप खुद प्रवीण हो गए हैं सोशल बॉन्डिंग को समझने में और उसको करने में, तो क्या अब लगता है कि जो हमारे अपने क्षेत्र की व्यवस्था, जैसे आपने साई की मांग की कि वहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वो होना चाहिए, आपने ITI की बात की, एक तरफ इफ़को पहले से बैठा हुआ है हमारे यहाँ, तो क्या आज प्रवीण पटेल जी की कोई ऐसी सियासी ताना बाना बुन रहे हैं कि हम स्टेडियम अच्छे कर सकें, स्किल डेवलपमेंट के अच्छे सेंटर्स खोल सकें, पुराने जो ख़त्म हो चुके वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं छोटे छोटे गांव में, चूँकि फूलपुर की ताकत कहीं ना कहीं खेती थी, तो उसको उभारने का कोई ऐसा तरीका आपने बुना है अलग तरीके से? क्योंकि बतौर सांसद आपकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है राज्य सरकार की अपनी योजनाओं के ऊपर, थोड़ा लोग सोचते हैं। देखिए, हम लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि जो परंपरागत खेती है उससे हटकर भी हमारे किसानों को सोचना पड़ेगा, और हमारे क्षेत्र की 90% जनता खेती किसानी से जुड़ी हुई है, तो आधुनिक खेती के साथ उनको कैसे जोड़ा जाए, ये हम लोगों के सामने एक चैलेंज है। मेरा प्रयास यही हो रहा है कि कुछ ऐसे मॉडल के रूप में डेवलप किया जाए जिससे लोग आधुनिक खेती से परिचित हों और उनकी आय भी बढ़ सके। उसके लिए कुछ चीज़ों पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कुछ अपने जो प्रगतिशील किसान हैं उनको हम लोग की योजना है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं ऐसी जगहों पर ले जाएं, वैज्ञानिकों से उनकी साक्षात्कार कराएं, वहाँ पर फसल कैसे उगाते हैं, कैसे उसका उत्पादन हो सके, विपणन कैसे हो सके, इन सब चीज़ों को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों की हम लोगों की योजना है। इसलिए कि जब तक हमारा किसान आधुनिक खेती से नहीं जुड़ेगा तब तक उसकी आय नहीं बढ़ेगी। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा सेक्टर है, अगर इसमें जो हम लोग प्रयोग करना चाहते हैं उसमें अगर हम लोग को सफलता मिली तो निश्चित रूप से बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किसानों के जीवन में आएगा। दूसरी रही बात, तमाम इस समय हम देख रहे हैं कि MSME के अंतर्गत गवर्नमेंट की तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिससे हमारे जो युवा हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वह भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। गांव-गांव में अब आप जाइए देखिए तो स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है और वो लोग कुछ न कुछ काम करना चाहते हैं। पहले का अनुभव हम बताएं कि पहले जब हम लोग गांव में जाते थे तो लोग इस बात की चर्चा करते थे कि भाई हमको हैंडपंप दे दीजिए, हमको शौचालय दे दीजिए, हमको हमारे यहाँ सड़क बनवा दीजिए। लेकिन अब हम लोग गांव में जाते हैं तो महिलाएं इसकी चर्चा नहीं करती कि हमारी पेंशन लगवा दीजिए, इसकी चर्चा करती हैं कि भाई हम भी काम करना चाहते हैं, हम भी समूह का गठन कर रहे हैं, हमको भी कोई ऐसी योजना से जोड़िए जिससे हमारी भी आय बढ़ सके, हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, उनको आगे बढ़ाने का अवसर मिल सके। तो लोगों की सोच में बड़ा परिवर्तन आया है। और इसके पीछे अगर किसी एक शख्स को अगर हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके आह्वान से, जिनकी नीतियों से, जिनकी योजनाओं का लाभ आज पूरे देश में सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। देश तो आगे बढ़ ही रहा है, समाज भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप भी जान रहे हैं कि बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में गरीबी रेखा से ऊपर लोग आए हैं। हमारी देश की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आगे हम लोग का टारगेट है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक हम लोग पहुँचे। तो अभी स्पोर्ट्स की चर्चा आपने की, स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है और आने वाले समय में, भविष्य में नौजवानों के लिए रोज़गार का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अभी भी बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स को उस नज़रिए से नहीं देख पा रहे हैं
कि इससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और हमारे क्षेत्र में तो हम ज़रूर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कई ऐसे खिलाड़ी हैं बड़ी संख्या में, जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। अभी आपने सुराव में आपने देखा होगा कि रेशमा पटेल, इंद्रजीत पटेल, या कह लीजिए कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम लेंगे तो अभी समय लगेगा, लेकिन सैकड़ों की संख्या में ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास मूलभूत चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर वह आज पूरे देश और दुनिया में अपना स्थान बना रहे हैं। तो हम लोगों की कोशिश है कि वहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स के ऐसे सेंटर बनाए जा सकें, जैसे साई का हो गया, या कुछ ऐसे स्टेडियम की व्यवस्था हो गई। वहाँ पर मिनी स्टेडियम गांव-गांव में कैसे डेवलप किया जा सकता है और खेल से कैसे युवाओं को जोड़ा जा सकता है, तो उससे उनका भविष्य तो आगे बढ़ेगा ही, समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कि आज देख रहे हैं कि जो हमारा नौजवान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कंप्यूटर और मोबाइल में धीरे धीरे उनका मानसिक विकास जितनी तेज़ी से होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं कि रुकावट पैदा हो रही है। और आउटडोर गेम की जगह इंडोर एक तरीके से केवल मोबाइल और स्क्रीन पर ही समय बिता रहे हैं, जो आने वाले समय में समाज में एक खतरनाक संकेत है। तो रणजी की जगह पबजी लोग हाँ, तो अब हम लोग का यही चैलेंज भी है और हम लोग प्रयास भी यही है समाज के सामने कि हम लोग फिर से बच्चों को आउटडोर गेम की तरह कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे देश का नाम तो आगे बढ़ाएं ही, उनका भविष्य भी आगे बढ़ सके। एक बड़ी बात आपने बोली थी अभी कि आप किसानों को ले जाएंगे अलग अलग कृषि विद्यालयों की तरफ। एक दौर था जब बचपन में हम कभी देखते थे कि इलाहाबाद एग्रीकल्चर का अपना एक अलग रूप था। फिर पंत विश्वविद्यालय ने कुछ ऐसा किया कि चौधरी चरण सिंह जी के समय में सारी की सारी गन्ना की खेती से लेके बाग बागान सब इधर चले आए और हम खाली पड़ गए। तो ऐसा नहीं लगता कि ज़रूरत है कि इन विद्यालयों के पूरे सिस्टम को आप गांव-गांव ले जाएं अपने क्षेत्र में? आप गांव वालों को वहां क्यों ले जाना चाह रहे हैं? इनको तो आने दीजिए, देखें। देखिए है क्या कि अभी जो हमारा नौजवान है, देखिए जो हमारे बुजुर्ग हैं जो परंपरागत खेती से जुड़े हुए हैं, चूँकि उनके मन में चीज़ें अब बैठ गई हैं, उसको निकालना कठिन होता है। लेकिन जो हमारा नौजवान है, जो भविष्य देख रहा है, वो भी सोचता है कि जैसे आईटी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, अच्छे तनख्वाह मिल रही है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, ये तमाम अच्छे पदों पर हैं जिससे उनका जीवन उज्जवल हुआ है। इसी तरीके से कृषि एक बहुत बेहतर और बहुत बड़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारा जो नौजवान है उसकी दृष्टि अभी उस तरफ नहीं गई है। अभी बहुत सारे लोग आपको उदाहरण के रूप में मिल जाएंगे जो आधुनिक खेती से जुड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया है और सीधे सीधे किसानी और खेती के माध्यम से ही वो एक नाम पैदा कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि जब वो जाएंगे और उनकी काउंसलिंग होगी और प्रैक्टिकल रूप में वो देखेंगे कि उत्पादन की क्या स्थिति है, विपणन की क्या स्थिति है, कैसे हम इसको अपने साथ जोड़ सकते हैं, इसकी आने वाली संभावनाएं क्या है। आज पूरी दुनिया एक बाज़ार के रूप में आपके सामने है, तो ऐसी स्थिति में केवल देश नहीं दुनिया तक हमारे उत्पाद पहुँचे, हमारी मिट्टी कैसी है, किस तरीके से हम चीज़ों को, हमारे यहाँ का वातावरण कैसा है, कैसी फसल की ज़रूरत है, किन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं जिससे बाज़ार हमको उपलब्ध हो सके। तो एक तरीके से कहा जाए तो बहुत संभावनाओं वाला क्षेत्र है। और हमारे यहाँ इस बात को भी हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 2019 में एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत हुई और अभी आपके 2024 के 25 के कुंभ में उसमें एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भी बना और हम लोगों ने मांग किया है कि हम वहाँ पर कार्गो की सेवा शुरू करवा सके और कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत। इसलिए कि देखिए एक बात हम लोग भी जानते हैं कि किसानों के सामने एक समस्या तो रहती है कि भाई उत्पादन तो कर लिए लेकिन उनको बाज़ार कैसे उपलब्ध हो। इसलिए कि अगर कोई फसल हम उगाते हैं, कोई फल हम पैदा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में
उसको हम कहाँ बेचने जाए, कैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ टाई अप होनी चाहिए, कुछ ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी हमने इस बात को भी प्रश्न लगाया था कि भाई हमारे यहाँ कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत कार्गो की सेवा शुरू की जाए, जैसे वहाँ पर किसानों के जो उत्पाद हैं वह खराब ना हो, वो डायरेक्ट जहाँ जाना चाहें वो बेच सकते हैं। क्योंकि रेल कनेक्टिविटी है, हाँ। सड़क कनेक्टिविटी ऐसी है कि हाँ। आप रातों रात जो है, अगर हम कहें कि फूलपुर की गोभी जो है दिल्ली में धमाल मचा सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल जो है, इसलिए कि आप भी जान रहे हैं कि वहाँ पर जो किसान हैं बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन केवल जो अभाव है हमारे नौजवानों के कि वो आधुनिक खेती से अभी जोड़ नहीं पाए हैं। तो मेहनत पूरा कर रहे हैं, पैसा भी पूरा लगा रहे हैं, पूरा नीयत अच्छी है, ना तो नीयत, फर्टिलाइजर, हाँ, सब केमिकल, कुछ। स्प्रे कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। तो फिर ऐसे प्रोडक्ट्स को तो आप बोलिए कि बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है। हाँ बिल्कुल जो है। तो हमारा इस पर प्रयास गंभीरता से है कि इसमें कैसे हम किसानों को जोड़ सकते हैं। अपने यहाँ के बच्चों को, युवाओं को, खेतीहर लोगों को, मजदूरों को, शिक्षकों को, जो भी हैं, सबको एक लाइन का क्या संदेश देंगे? चूँकि अब आपके नाम के आगे एक रत्न शब्द जुड़ गया है, तो शायद जितनी जिम्मेदारी आपकी अब है इसको ऊपर करने की, उतनी क्षेत्र की जनता की भी है। तो उनसे क्या अपील करेंगे, क्या बोलेंगे? ये जो रत्न की गरिमा है और फूलपुर की जो आभा है और तीर्थराज प्रयाग का जो अपना प्रभाव है, उसको दुनिया में कितनी धमकदार करें? चाहे वो कुटीर उद्योग हो, चाहे कालीन उद्योग हो, चाहे अमरूदों के जो बाग वजूद अपना खो चुके हैं उनकी वापसी की हो, आम के बगीचों की हो, या फिर अपनी भाजी तरकारी की जो धमक है उसकी हो। और पढ़े लिखे तो हर गांव में बैठे हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ है। तो धर्म भी है, पर्यटन भी है, लेकिन सोच के लिए क्या बोलेंगे, क्या बदलें, क्या कहें? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू की है, स्टार्टअप योजना के अंतर्गत, मुद्रा योजना के अंतर्गत और MSME के अंतर्गत तमाम गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। तो ऐसी स्थिति में हम नौजवानों से, अपने किसानों से, नई पीढ़ी से ज़रूरी अपील करना चाहते हैं। एक तो हमको आँख बंद करके नहीं चलना है, आज आँख खोल कर चलने का समय है। आज हमारे सामने केवल प्रयागराज, केवल उत्तर प्रदेश और भारत नहीं, पूरी दुनिया हमारे सामने है। आज जिस भी क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें अपार संभावनाएं नहीं हैं। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के बारे में हमको अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए और उस ओर तेज़ी से कदम बढ़ाना चाहिए। देश के सामने अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, और कहा जाए तो 99% ऐसे लोग हैं जो बुलंदियों पर पहुँचे हैं, जिनके पास कभी संसाधन नहीं था, जिनके पास आर्थिक रूप से बहुत मजबूती नहीं थी, जिनके घर परिवार के लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन केवल एक सोच थी, एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक सपना था, जिसके सहारे वो आगे बढ़ सके। तो निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र के युवाओं को ये आह्वान करना चाहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब इस बात को कहा करते थे कि हमको सोते हुए सपने नहीं देखना है, हमको खुली आंखों से सपने देखना है, उस सपनों को साकार करना है। और उन सपनों को साकार करने के लिए हम निश्चित रूप से जब कदम से कदम बढ़ाएंगे तो उसमें हमको सफलता मिलेगी। और एक बात ज़रूर हम कहना चाहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं और वैसा अगर करते हैं तो वैसा ही बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी सोच, हमारा सपना, और उस आधार पर हम अपने कदम को आगे बढ़ाएं और बड़ी दृष्टि लेकर चलें, बड़े सपने को लेकर चलें, इसलिए कि दुनिया आज अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। तो अगर उस राह पर हम आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से उसमें हमारे क्षेत्र का तो नाम होगा ही, प्रयागराज का तो नाम होगा ही, देश का भी नाम बढ़ेगा और दुनिया में लोग प्रयागराज और फूलपुर के बारे में जानेंगे। अब एक आखिरी सवाल है कि बतौर सांसद
आपने फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में कुछ उम्मीदें देखी होंगी, कुछ संभावनाएं आपने तलाशी होंगी, कुछ वायदे किए होंगे और कुछ काम करने की आपके अंदर अलख रही होगी। तो कितने ऐसे आदर्श गांव, कितने ऐसे आदर्श प्रोजेक्ट, कितने ऐसे आदर्श जिसे बोलते हैं कि पद छाप आप छोड़ पाए हैं अभी तक, जो आपको लगता है कि प्रवीण पटेल ने बतौर सांसद फूलपुर की पूरी क्षेत्र की जनता के साथ न्याय किया है? क्योंकि एक सामाजिक न्याय की जो बात लोग करते हैं, तो आपने कितना न्याय किया है लोकसभा में, और कहाँ लगता है कि आपको अभी मुझे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, ये तो सही है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो हमारा लक्ष्य यही है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वह पूरी तरीके से हमारे क्षेत्र को मिल सकें। हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा गांव न रहे जो कनेक्टिविटी से सड़क अच्छे न हो, जहां पर कोई भी ऐसा गांव न रहे जहां पर जो है पानी की व्यवस्था न हो, कोई ऐसा गांव न हो जहां पर स्वास्थ्य की व्यवस्था न हो, कोई ऐसा गांव न हो जहां पर बिजली की व्यवस्था न हो। एक तरीके से कहा जाए तो जो बेसिक चीज़ें हैं वह सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले तो हम ऐसे गांवों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहां पर अभी पानी की समस्या दूर नहीं हुई, ऐसे गांवों को चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे मजरों को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर अभी सड़क की कनेक्टिविटी नहीं हुई है, ऐसे मजरों और गांवों को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर अभी बिजली से उसको नहीं जोड़ा गया है, ऐसे गांव और ऐसे कस्बों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर स्वास्थ्य के लिए और कैसे हम इंतज़ाम कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है कि बेसिक चीज़ें कैसे वहाँ तक पहुँचें, और इसमें काफ़ी कुछ सफलता हम लोग को मिली है, इसलिए कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, सबसे ज़रूरी यही था कि उन्होंने कमज़ोर तबकों के लिए, गरीबों के लिए और गांव के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए मूलभूत जो चीज़ें हैं वह उपलब्ध हों। इसलिए कि जब हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है उसी पर हम इमारत खड़ा कर सकते हैं। दूसरा, कैसे उनको रोज़गार से जोड़ा जा सके। रोज़गार के दो माध्यम हैं, एक तो सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में लोग नौकरी करते हैं, एक स्वरोज़गार शुरू करना चाहते हैं। हम लोग भी जानते हैं कि निश्चित रूप से जब स्वरोज़गार शुरू करेंगे तो उसमें तमाम लोगों को नौकरियां भी देने का काम करेंगे, और महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसलिए कि देखिए, महिलाएं जब आत्मनिर्भर होंगी तो निश्चित रूप से उन बच्चों के जीवन पर और सामाजिक जीवन पर एक गुणात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हमारे प्रयागराज और फूलपुर में स्वास्थ्य की कोई बड़ी परियोजना वहाँ पर डेवलप हो सके, उसके लिए हम लोगों ने एम्स के लिए लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग का प्रयास भी जारी है, या स्वास्थ्य की कोई और भी ऐसी बड़ी व्यवस्था हो सके जिससे वहाँ पर हमको लखनऊ की तरफ ना देखना पड़े, दिल्ली की तरफ ना देखना पड़े। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोग कोशिश है कि बच्चों को खेल कूद से कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके बारे में भी हम लोगों ने खाका तैयार किया हुआ है। और उनके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसलिए कि आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ही सबसे बड़ा योगदान है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि कुंभ नगरी होने के नाते भी सरकार की भी कोशिश रहती, हम लोग का भी प्रयास रहता है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ मजबूत हो। अभी हम लोगों का प्रयास है कि वहाँ पर मेट्रो की भी सेवा शुरू हो सके, उसके लिए भी जो है हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है, उस पर भी काफ़ी कुछ काम हुआ है। उसके साथ साथ हमारा शास्त्री जो पुल है जो कि वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ने का काम करता है, आप भी जान रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी पुराना पुल हो गया है, और इस समय ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कई बार जाम की स्थिति लगी रहती है। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की मांग की थी, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुंभ के समय उन्होंने इस बात की घोषणा भी की कि भाई शास्त्री पुल के पैरेलल हम एक नया पुल बनाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ हेता पट्टी से लेके सलोरी तक एक नए पुल की मांग हम लोगों ने किया था, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, उसका बजट भी आवंटित हो गया, उसकी बरसात बाद शुरुआत भी होने जा रही है।
और उसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में जो नगर निगम सीमा का विस्तार हुआ, जो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो शहरी हो गए थे वो शहर की परिधि में आए हैं, जिससे वहाँ पर चाहे सीवर की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे नाली की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था ठीक हो की जा रही है। वहाँ पर 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है। तो अगर कहा जाए तो सभी क्षेत्रों में हम लोग का प्रयास है, इसलिए कि कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता न रहे जिससे कि किसी को ये लगे कि भाई देखिए ये क्षेत्र छूट गया है। और निश्चित रूप से एक लंबी परियोजनाएं हैं। हम भी जानते हैं कि केवल 5 साल में ही कायाकल्प नहीं हो सकता, लेकिन उसकी नींव तो डाली जा सकती है। जब हम नींव डालेंगे तो उसी पर अच्छा भव्य इमारत खड़ी होगी। हम लोग का प्रयास है कि अपने इस कार्यकाल में एक नींव तैयार करें, मजबूत नींव तैयार करें अपने नौजवानों के लिए, अपने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, जिससे हमारा समृद्धि और सुखी प्रयागराज और फूलपुर आगे बढ़ सके। ये बड़ी बात है। हमें लगता है कि समय और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर टंकी का पानी बराबर से हर पंचायत, हर घर पहुँचे, वेटनरी हॉस्पिटल्स की अपनी व्यवस्था सही हो, और जैसा कि आपका सपना है कि देश की मुख्य धारा से जुड़ करके फूलपुर के नौजवान, युवा, महिलाएं सब उठ करके उस पराभव को पाएं जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, चाहे वो तीर्थराज प्रयाग का गौरव हो, चाहे इलाहाबाद की अपनी राजनीतिक विरासत हो, या फिर फूलपुर की अपनी राजनीतिक धमक। यह संसदीय प्रयोगशाला शायद अब नहीं रहेगी, क्योंकि इस प्रयोगशाला में अब प्रवीण जैसे प्रवीण आ चुके हैं, जिनको लगता है कि उस क्षेत्र के हर एक कोने को रत्न का दंभ ये देने में सफल रहेंगे। समय लेता है और लगता है अपने आप को दोबारा गौरवान्वित करने में, लेकिन शायद क्षेत्र की जनता के साथ साथ प्रवीण जी की अपनी नीतियाँ वापस बागवानी की धमक और फूलपुर की वो बादशाहत ला सकें, जहाँ हर घर कहीं न कहीं कालीन उद्योग अपने इतिहास लिख रहा था। अमरूद का वजूद वापस आए और फूलपुर की अपनी खुशबू पूरे दुनिया में बके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।